साथियों नमस्कार। मैं अंचल अग्रवाल आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमने संसद के पिछले ऑडियो में राज्यसभा, लोकसभा और संसद की सदस्यता पर चर्चा की थी और अब हम चर्चा करेंगे इसमें संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, संसद में बजट संबंधी क्या प्रक्रिया होती है और संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन किस तरीके से कार्य करता है, यह हमारे इस ऑडियो का केंद्र बिंदु होगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 तक के समूह को विधायी प्रक्रिया शीर्षक दिया गया है, लेकिन इन अनुच्छेद में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है वह बहुत संक्षेप में है, अर्थात उन्होंने सभी नियम उसमें नहीं दिए हैं। संसद के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वे संविधान के अधीन रहते हुए अपने लिए कार्यवाही के नियम खुद बनाएं। इसीलिए दोनों ही हाउसेस को निगाह में रखते हुए कुछ नियम कानून बनाए गए। अब हम पहले आते हैं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः विधेयक को हम 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। वैसे विधेयकों को 2 भागों में भी बांटकर देखा जा सकता है: सरकारी विधेयक और प्राइवेट सदस्य विधेयक। सरकारी विधेयक का अर्थ है कि कोई मंत्री किसी विधेयक को पेश कर दे, और प्राइवेट विधेयक का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्राइवेट सदस्य विधेयक कहलाता है। तो ये था सरकारी और प्राइवेट विधेयक। अब हम आते हैं कि जो 4 वर्गीकरण किए थे हमने: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक के बारे में कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, बस इसमें कहा गया है कि वे विधेयक जो धन विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न होते हैं वे सभी इस वर्ग में शामिल किए जाते हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य ये है कि ऐसे विधेयक जो धन विधेयक ना हो, वित्तीय विधेयक ना हो और संविधान संशोधन विधेयक ना हो, साधारण विधेयक कहलाएंगे। धन विधेयक होता है जो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है उससे संबंधित विधेयक, जैसे संचित निधि में से धन का विनियोग करना, करारोपण आदि। वित्तीय विधेयक होता है जो अनुच्छेद 117 के अनुसार है, और संविधान संशोधन विधेयक होता है कि इन विधेयकों का उद्देश्य संविधान के उपबंधों में परिवर्तन करना, अर्थात संविधान के उपबंधों में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और अनुच्छेद 368 के अधीन बताई गई प्रक्रिया से इन विधेयकों का संशोधन, इन विधेयकों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। तो अब एक एक करके इन विधेयकों के बारे में समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि साधारण विधेयक किस तरीके से पारित होता है। तो इसमें 3 वाचन होते हैं, अर्थात 3 रीडिंग्स होती हैं, और 3 रीडिंग्स के बाद यह विधेयक दूसरे हाउस में जाता है और फिर यह राष्ट्रपति के समक्ष जाता है। एक एक करके इनके बारे में हम आगे चर्चा करते हुए चलते हैं कि प्रथम रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है कि पहले चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक सरकारी होगा
तो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और यदि विधेयक प्राइवेट है तो किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन में बताता है कि विधेयक का शीर्षक और उसका मूल उद्देश्य क्या है, और इसके साथ साथ विधेयक की प्रकाशित प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को बांटी जाती हैं। इस चरण में सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है, और सदन की अनुमति मिलने के बाद विधेयक को गैजेट अर्थात राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यदि विधेयक सदन में प्रस्तुत होने से पहले ही राजपत्र अर्थात गैजेट में प्रकाशित हो चुका हो तो सदन की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था प्रथम वाचन, अर्थात हम इसको कह सकते हैं सिर्फ एक यह औपचारिक प्रक्रिया है, ताकि ये बताया जा सके कि हाँ, हम इस तरह का एक विधेयक पेश करने वाले हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है वो होता है सेकंड रीडिंग, द्वितीय वाचन। इसके अंतर्गत विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत विचार विमर्श होता है, और जो द्वितीय वाचन होता है वह 3 उपचरणों से होकर गुजरता है। पहले चरण में साधारण बहस होती है, अर्थात इस पर हम साधारण रूप से बहस करते जाते हैं, अर्थात इस दौरान विधेयक के पृथक पृथक उपबंधों पर विचार विमर्श नहीं किया जाता। अब सदन कुछ कदम उठा सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है, जैसे तुरंत उस विधेयक पर चर्चा शुरू करवा दे, चर्चा के लिए बात की कोई तिथि निर्धारित कर ले, विधेयक को गहन विचार विमर्श के लिए सदन की प्रवर समिति को सौंप दे, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप दे, विधेयक को जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक कर दे। इनमें से कोई भी कदम सदन उठा सकता है। अब इसी का दूसरा उपचरण है समिति अवस्था। यदि विधेयक प्रवर समिति या संयुक्त समिति को निर्देशित किया जाता है, भेजा जाता है, तो यह चरण को हम कहते हैं समिति अवस्था। समिति क्या होती है कि विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार करती है और यह सुझाव देती है कि क्या जोड़ा जाना चाहिए और क्या हटाया जाना चाहिए, अर्थात तो उसमें क्या संशोधन करना अपेक्षित होगा, यह समिति प्रवर समिति या संयुक्त समिति डिसाइड करती है। और इसी की तीसरी उपचरण होता है विचार की अवस्था। अब जब समिति जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी उस विधेयक से संबंध में, तो वह सांसद या वह सदस्य जिसने विधेयक पेश किया था सदन में यह प्रस्ताव रखेगा कि समिति के प्रतिवेदन के संबंध में विधेयक पर विचार किया जाए। अब इसके बाद क्या होता है कि विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर चर्चा होती है और मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस अवस्था में सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हक होता है, और यदि वे संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। जो पीठासीन अधिकारी होता है राज्यसभा के संबंध में सभापति या उपसभापति और लोकसभा के संबंध में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वह विधेयक का प्रत्येक खंड सदन के सामने रखता है और प्रत्येक खंड के संबंध में प्रस्तावित किए गए संशोधन प्रस्तावों पर मतदान कराता है, और जब सभी खंडों पर मतदान पूरा हो जाता है तो विधेयक नए रूप में सामने आ जाता है। और फिर होती है थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग में बस यही मुख्य होता है कि विधेयक को पूर्णतः पारित किया जाए या नहीं। यह थर्ड रीडिंग का स्टेप होता है। अर्थात इसको संक्षेप में देखें तो फर्स्ट रीडिंग केवल औपचारिक होती है, बताया जाता है कि भाई ये विधेयक है, इसमें ये प्रावधान हमने करे हैं। फिर सेकंड रीडिंग आती है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो 3 उपचरणों से होकर गुजरती है।
पहली साधारण बहस की अवस्था, दूसरी समिति अवस्था और तीसरी विचार की अवस्था, अर्थात तीसरी जिसमें संपूर्ण विधेयक पर मतदान यह बात विचार किया जाता है सदन में, और फिर थर्ड रीडिंग आती है जिसमें संपूर्ण विधेयक को पारित करने की या न पारित करने की घोषणा होती है। इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए कोई विधेयक इन चरणों से गुजरते हुए पास हो गया तो वह जाएगा फिर अब दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में जाने के बाद यही तीनों चरण वहां पर होते हैं, और यदि दूसरे हाउस में भी यह तीनों चरण गुजरने के बाद विधेयक पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के समक्ष जाता है, और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। एक और कंडीशन हो सकती है कि मान लीजिए कि एक विधेयक किसी एक हाउस में पारित हो गया, पर तो दूसरे हाउस के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज सकता है। वह विधेयक को कुछ संशोधनों सहित प्रथम सदन को वापस भेज सकता है। वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, या फिर वह यह भी कर सकता है कि विधेयक को पड़ा रहने दे और कोई कार्यवाही ना करे। मान लीजिए कि लोकसभा से कोई विधेयक पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा ने कहा कि नहीं, हम इसको अस्वीकार करते हैं, मतलब इन दोनों के बीच अब पैदा हो गया गतिरोध। और जब गतिरोध पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो इसकी जॉइंट सिटिंग को बुला सकता है, और जॉइंट सिटिंग में जो अध्यक्षता करता है वो होता है लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद जब दोनों हाउसेस से ये विधेयक पारित हो जाता है तो अब जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद, जैसे कि राष्ट्रपति वाले ऑडियो में भी मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के पास 2-3 ताकतें होती हैं, जैसे या तो वो स्वीकार कर दे इसको, या इसको अस्वीकार कर दे, या पुनर्विचार के लिए भेज दे, और या फिर अपने पास पड़ा रहने दे, जिसे हम जेबी वीटो कहते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और फिर दोनों हाउस उसको दोबारा पारित करके भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को अनिवार्यतः उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। अब हम आते हैं दूसरे तरह के विधेयक, धन विधेयक पर। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में बताई गई है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या नियमित किया जाना। दूसरा प्रावधान ये बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन। तीसरा प्रावधान ये है कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग या भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में धन जमा करना, उसमें से धन निकालना या उस धन की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाना। तो इस तरह के जो प्रावधान धन विधेयक के अंतर्गत, धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत दिए गए हैं। और यदि कोई यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। धन विधेयक के बारे में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यह सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश से ही यह प्रस्तुत किया जा सकता है। और तीसरी बात यह है कि सभी धन विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, अर्थात कोई भी अन्य सदस्य इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता। यदि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति पर निगाह डालें तो राज्यसभा को लगभग कहें तो पूर्णतया ना के बराबर ही शक्तियां प्राप्त हैं। वह बस इतना कर सकती है कि अपने कुछ सुझाव उस विधेयक के संबंध में दे दे या फिर उस विधेयक को 14 दिन के लिए अपने पास रख ले,
क्यों 14 दिन के बाद यह माना जाएगा कि यह विधेयक दोनों ही हाउसेस से पारित हो चुका है और फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति सामान्यतः इस पर साइन कर ही देता है क्योंकि यह उसी की अनुमति से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यदि राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। वह चाहे तो दो कार्य कर सकता है, या तो इस पर स्वीकृति दे दे, दूसरा यह विधेयक को रोक ले। लेकिन जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति सामान्यतः इस पर हस्ताक्षर कर ही देता है। तीसरा आता है वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक उन सभी विधेयकों को कहते हैं जिनका संबंध वित्त से जुड़े मामलों में होता है, जैसे सरकार के राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक, किसी कर को लगाना या उसमें परिवर्तन करना आदि वित्तीय विधेयकों के सामान्य विषय हैं। देखा जाए तो धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, किंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वित्तीय विधेयक को हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, वित्तीय विधेयक प्रकार 1 और वित्तीय विधेयक प्रकार 2। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में वर्णित विषय तो शामिल हैं ही, साथ में कुछ ऐसे विषय भी शामिल हैं जो अनुच्छेद 110 की परिधि के बाहर के हैं। अर्थात वित्तीय विधेयक में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान तो हैं ही, साथ ही कुछ और अन्य प्रावधान भी मौजूद हैं। और इसमें भी धन विधेयक के जैसी दोनों ही चीजें हैं, जैसे यह लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आता है वित्तीय विधेयक प्रकार 2। वित्तीय विधेयक प्रकार 2 में जो भारत की संचित निधि पर भारित खर्च है उनसे जुड़े उपबंध होते हैं, लेकिन ऐसा कोई विषय शामिल नहीं होता जिसका संबंध अनुच्छेद 110 में शामिल विषयों से हो। अर्थात इसमें धन विधेयकों से संबंधित कोई भी विषय शामिल नहीं होता है। लेकिन इसके बारे में कुछ खास बातें यह है कि यह विधेयक ऐसे विधेयक प्राय वही प्रावधान लागू होते हैं जो किसी साधारण विधेयक के मामले में होते हैं। अर्थात यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें दोनों सदनों से पारित कराया जाना जरूरी होता है और दोनों सदनों में गतिरोध होने की दशा में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति के पास भी इन विधेयकों के संबंध में स्वीकृति देने, रोक लेने तथा पुनर्विचार हेतु वापस भेजने के तीनों विकल्प होते हैं। इन विधेयकों के संबंध में सिर्फ एक बात विशेष महत्व की है। ऐसे विधेयक को कोई भी सदन जब चाहे शुरू कर सकता है, किंतु जब सदन उस पर विचार करना या उसे पारित कराना चाहता है तो उससे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेना जरूरी होता है और यह सिफारिश दोनों सदनों को लेनी होती है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब आता है चौथे तरह का विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और यह विधेयक इन सब में सबसे ज्यादा टफ विधेयक महसूस होता है। हम संविधान संशोधन विधेयकों को दो भागों में या कहें दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक, और दूसरा, संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक। तो निश्चित है कि दोनों सदनों का जब पहले जो इसका प्रकार है जिसमें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक होते हैं, ये अधिकांश जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वह इसी वर्ग में शामिल होते हैं।
जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है, उन्हें छोड़कर से सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे विधेयकों के द्वारा होता है। विशेष बहुमत का तात्पर्य है कि ऐसे संविधान विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। याद रहे, सदन की कुल संख्या के बहुमत का। और दूसरा है कि प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अर्थात कुल सदन में यदि 100 मेंबर हैं तो कम से कम 51 मेंबर्स की सहमति चाहिए। और यदि उस समय पर जिस समय विधेयक को प्रस्तुत किया गया है केवल 75 मेंबर आए हुए हैं और वह सभी वोट दे रहे हैं, तो 75 का 2/3 अर्थात कम से कम 50 वोट 75 में से चाहिए होंगे। तो ये प्रावधान भी किया गया है। दूसरा जो टाइप है वो है कि संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाला संविधान संशोधन विधेयक। आप कह सकते हैं कि जो संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंध हैं वो इस वर्ग में शामिल होते हैं और यह आप समझ सकते हैं अत्यंत ही कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि नहीं चाहते थे हमारे संविधान विधि निर्माता कि संघीय ढांचे से संघात्मक ढांचे से संबंधित प्रावधान इतनी आसानी से संशोधित हो जाएं, क्योंकि यह हमारे देश की आत्मा का प्रश्न है। तो इस विधेयक में दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है और साथ में फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल भी इस तरह का संकल्प लेंगे कि हम भी इस संविधान संशोधन को पारित करते हैं, तब जाकर कोई विधेयक पारित होगा। अब संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के बारे में गौर करें तो यह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी जो प्रक्रिया है वह सामान्यतः वैसी ही है जैसी साधारण विधेयकों के मामले में होती है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन करके। और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात ऐसे विधेयकों का दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना जरूरी है। ये सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो ये था सारा का सारा संविधान संशोधन विधेयक के बारे में प्रावधान। अब थोड़ा सा हम समझते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है और कुछ 118 में भी दिया हुआ है। संयुक्त बैठक 3 परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है। पहली है कि यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन ने अस्वीकार कर दिया हो। दूसरा, यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। और तीसरा है कि यदि दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित न किया हो। राष्ट्रपति ने यदि संयुक्त बैठक बुलाने की घोषणा कर दी है तो उसके बाद कोई भी सदन उस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष इसकी भूमिका निभाएगा। यदि वो भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति इसकी भूमिका निभाएगा, अर्थात राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति
इसकी भूमिका निर्वहन नहीं करता है, क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और संयुक्त बैठक के लिए भी यही एक प्रावधान यह भी है कि कोरम अर्थात 1/10 ही है, तो जिसकी गणना दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के आधार पर होती है, अर्थात अलग अलग नहीं होती, एक टोटल संख्या के आधार पर इसकी गणना की जाती है। तो यह था संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। अब हम समझते हैं संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया क्या है। संसद का एक प्रमुख कार्य बजट पारित करना है। इसके माध्यम से वह सरकार के वित्तीय कामकाज पर नियंत्रण रखती है और उसे कार्य करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराती है। अर्थात यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। पर कुछ बातों का ध्यान रहे कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुच्छेद 112 में राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का माना गया है, के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। यदि बजट से जुड़ी हम परंपराएं देखें तो परंपरा रही है कि संसद में बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता है, और अंतिम दिन यदि ऐसा दिन है जिस दिन कार्य नहीं होता तो अंतिम कार्य दिवस पर यह संचालित या कहें यह प्रस्तुत किया जाता है। और बजट पेश करने से कुछ दिन पूर्व सरकार दोनों सदनों के समक्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करती है, जिससे यह पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के बजट अनुमान किस हद तक सही रहे। आर्थिक सर्वेक्षण नए बजट की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं बजट पारित करने की प्रक्रिया पर। तो जो बजट पारित करने की प्रक्रिया है वह 7 स्टेप में पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है और बजट की प्रस्तुति में पहले रेल बजट पेश किया जाता है और उसके बाद वार्षिक बजट। और दोनों ही बजट पहले लोकसभा में पेश होते हैं, बाद में राज्यसभा में। उसके बाद बजट पर आम बहस होती है, अर्थात बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। यदि लोकसभा के सदस्य चाहें तो बजट के संबंध में प्रश्न उठा सकते हैं। वित्त मंत्री को अधिकार है कि वह अंत में इन प्रश्नों का जवाब दे। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है लेखानुदान प्रक्रिया पारित किया जाना, अर्थात पासेज ऑफ वोट ऑन अकाउंट। होता यह है कि जब बजट पर आम बहस हो जाती है, उसके बाद सदन को लगभग 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाता है और इसलिए जो आने वाली 31 मार्च होती है उसके बाद सरकार के खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी होता है। और हम जानते हैं कि सरकार संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग अधिनियम के जरिए ही निकाल सकती है। लेकिन समस्या क्या आती है कि यदि 1 अप्रैल से पहले बजट व विनियोग अधिनियम पारित नहीं हो पाएगा तो 31 मार्च के बाद सरकार पर खर्च करने के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है कि साल भर के खर्चों का अनुमान लिया जाता है और 2 महीने के व्यय के लिए राशि उन्हें दे दी जाती है। 1/6 राशि कुल मतलब वार्षिक व्यय होता है, उसमें जो अनुमानित करके उसकी 1/6 राशि निकालते हैं और वो 2 महीने के लिए दे दी जाती है। इसे ही हम जानते हैं लेखानुदान
यह प्रक्रिया होती है लेखानुदान की। अगला चरण होता है विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच। अब जब लेखानुदान पारित हो जाता है उसके बाद सदन 3-4 सप्ताह के लिए स्थगित हो जाता है, और जो यह समय होता है इसी समय में संसद की जो विभागीय समितियां होती हैं अर्थात डिपार्टमेंटल कमेटीज विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पेश की जाने वाली अनुदान संबंधी मांगों की विस्तार से जांच करती है और रिपोर्ट तैयार करती है। अगला चरण आता है अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान। जब विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो उस आधार पर लोकसभा में प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान होता है, और मतदान की यह शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। और मतदान सिर्फ उन मांगों पर होता है जो भारित व्यय से अलग होती हैं। भारित व्यय में ऐसे व्यय शामिल किए जाते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन आदि की सुरक्षा से जुड़े हैं या फिर भारत सरकार की साख को प्रभावित करते हैं। अर्थात मान लीजिए किसी से ऋण लिया हुआ है किसी अन्य देश से, तो ऐसे जो व्यय होते हैं जो साख से संबंधित हो जाते हैं, ऐसे व्यय भी इसमें शामिल भारित व्यय में शामिल होते हैं। तो जो मतदान होता है लोकसभा में अनुदान का, वो भारित व्यय पर नहीं होता है। अब इन 5 स्टेप्स के बाद हम देखते हैं विपक्ष का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कटौती प्रस्ताव। जाहिर सी बात है जो विपक्ष होते हैं वह सरकार के अनुदान संबंधी मांगों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। तो असहमति व्यक्त करने का एक तरीका है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। नीतिगत कटौती प्रस्ताव अर्थात सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना। दूसरा है आर्थिक कटौती प्रस्ताव की मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त करना। और तीसरा होता है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव अर्थात यह मांग की जाती है कि 100 रुपए की कमी कर दी जाए जो अनुदान मांगा गया है। तो ये संकेत होता है विरोध करने का कि हम आपके अनुदान राशि पर विरोध कर रहे हैं। छठा स्टेप होता है विनियोग विधेयक। और संविधान के अनुच्छेद 114 में कहा गया है कि संचित निधि में से कोई भी राशि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ही निकाली जा सकती है, किसी और तरीके से नहीं। तो जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांग को पारित करती है उसके तुरंत बाद लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें संचित निधि से निकाली जाने वाली रकम का प्रत्येक मद और प्रयोजन के अनुसार उल्लेख होता है। तो इसमें दोनों प्रकार के व्ययों का उल्लेख होता है, जो संचित निधि पर भारित है तथा जो भारित नहीं है। ध्यान रहे कि जो विनियोग विधेयक होता है वह धन विधेयक होता है, इसलिए उस पर धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। 7वां स्टेप होता है वार्षिक वित्त विधेयक। जो आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसे वार्षिक वित्त विधेयक कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि जो आने वाला वित्त वर्ष है उसके संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, उसे वार्षिक वित्त विधेयक कहते हैं। तो यह कुल मिलाकर बजट को पारित करने की प्रक्रिया थी, जिसमें संक्षेप में बोल देता हूं कि सबसे पहले बजट की प्रस्तुति दी जाती है, उसके बाद बजट पर आम बहस होती है, फिर लेखानुदान पारित किया जाता है 2 महीने के लिए 1/6 राशि। उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच की जाती है
उसके पश्चात अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान होता है लोकसभा में। फिर विपक्ष कटौती प्रस्ताव ला सकता है। उसके बाद छठे स्टेप के रूप में विनियोग विधेयक लाया जाता है और सातवें स्टेप के रूप में वार्षिक वित्त विधेयक पेश किया जाता है। तो ये बजट पारित करने का पूरा प्रक्रिया था। अब हम समझते हैं संसद के सत्र, सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन। तो सबसे पहले देखते हैं सत्र को आहूत करना अर्थात समनिंग ऑफ द सेशन। संविधान के अनुच्छेद 85(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह समय समय पर जब वह महसूस कर रहा है सदन के प्रत्येक सदन को बुलाए। और एक बात ध्यान रखने की यह है कि संसद के दोनों सत्रों के मध्य किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अर्थात वर्ष में कम से कम 2 बार तो संसद का सत्र होना ही चाहिए। याद रहे कि संसद का सत्र बुलाना राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं है। वह प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही संसद का सत्र बुलाता है। जो संसद के सत्र का तात्पर्य है वह है कि प्रथम बैठक से सत्रावसान अर्थात जो होता है, जो प्रोरोगेशन होता है सत्रावसान, प्रथम बैठक से सत्रावसान के बीच की अवधि को हम सत्र कहते हैं। लोकसभा के मामले में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सत्रावसान के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटित कर दी जाए। तो स्पष्ट है कि बैठक से लेकर विघटित होने तक की अवधि को हम कह देंगे यह सत्र था। अगर देखें तो भारत में साधारणतः 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक का होता है। दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर का होता है। अब आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। अर्थात तो मान लीजिए जो 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद जो पहला सत्र हुआ था उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण था। उसके पश्चात हर साल हर वित्तीय वर्ष में जो पहला सत्र होगा उसमें दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। उसके बाद के सत्रों में नहीं करेंगे और इसी को हम कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। और यह राष्ट्रपति का व्यक्तिगत भाषण नहीं होता है, इसे मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है और इस भाषण में सरकार की जो नीतियां हैं और जो भविष्य के कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा होती है। अब आता है स्थगन होना अर्थात एडजॉर्नमेंट। स्थगन का अर्थ है बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना। सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है और वह सदन को कुछ मिनट के लिए, घंटे के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि स्थगन का प्रभाव सदन में विचाराधीन किसी भी विधेयक या प्रस्ताव आदि पर नहीं पड़ता है। अर्थात उन सभी मामलों पर अगली बैठक में विचार किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पीठासीन अधिकारी सदन को स्थगित तो कर दे लेकिन वह यह न बताए कि अगली बैठक कब होगी, तो इसको कह देते हैं हम अनिश्चित काल के लिए स्थगन
कर दिया गया है। और यदि सदन को निश्चित अवधि के लिए स्थगित किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी के पास यह शक्ति होती है कि वह निश्चित तिथि से पहले भी सदन को बुला सकता है। अब आता है सत्रावसान। तो सत्रावसान का अर्थ है संसद के किसी सत्र का समाप्त होना। अर्थात राष्ट्रपति यदि यह घोषित कर देता है कि यहाँ सत्र समाप्त होता है तो उसको कह देते हैं सत्रावसान। अर्थात इसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा नहीं होती, राष्ट्रपति द्वारा होती है। अब आता है विघटन। तो जो विघटन होता है वह सत्रावसान से भिन्न होता है। सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, जबकि विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। ध्यान रहे लेकिन कि विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है क्योंकि वह स्थायी सदन है। और लोकसभा का विघटन से लोकसभा समाप्त हो जाती है और आम चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होता है। यदि लोकसभा के विघटन के कारणों पर विचार कर रहे हैं तो दो कारण हो सकते हैं। पहला, यदि इसका कार्यकाल पूरा हो गया हो या फिर राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे। ऐसा तब होता है जब सरकार विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य नीति विषयक प्रश्न पर लोकसभा में पराजित हो जाती है और राष्ट्रपति को उसी लोकसभा में से नई सरकार का गठन व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता, तो लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है। तो यह था लोकसभा का सत्र, सत्रावसान, विघटन। अब हम संसद के कामकाज पर अगले ऑडियो में बातें करेंगे, जिसमें हम बातें करेंगे संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होती है और साथ में संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय समितियां, हम इन पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो मैं इसे संसद के पार्ट 2 को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।